सो हाय एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंट आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम नहीं कह सकते सिंपली कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग डील विद अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं। फाइनेंस अलग टॉपिक है एंड अकाउंटिंग हम डिस्कस करेंगे। एंड अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से। और जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेटेड, तो उनके लिए डेफिनेटली ये वीडियो जो एंड अपकमिंग अपकमिंग वीडियोज आने वाली है रिलेटेड टू कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। एंड ये वीडियो रिलेवेंट रहेगी एंड आने वाली वीडियो जो रिलेवेंट रहेंगी हमारी, वो आप लोगों के जो फाइनेंस के जो सब्जेक्ट रहेंगे वो, एंड जो अकाउंटिंग के सब्जेक्ट रहेंगे वो। सो इन दिस वीडियो आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज तरुण एंड आई completed my graduation from Ramjas College, Delhi University, and completed my post graduation from Department of Commerce, Delhi School of Economics. And recently I am PhD scholar and you can say research scholar in IIM Jammu. And so I will start my topic on financial accounting and accounting बिल्कुल लाइक जीरो लेवल से। एंड सो अकाउंटिंग के लिए कुछ 3 थंब रूल है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो 3 थंब रूल क्या है? जिसके बेस पे कंप्लीटली जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हम मेंटेन करते हैं, वो रिलेवेंट रहेंगी। वो 3 थंब रूल्स क्या-क्या है हमारे? पहला थंब रूल है हमारा, आप लोग लिख सकते हो, 3 थंब रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट जो रूल है वो पर्सनल अकाउंट, और फिर रियल, एंड थर्ड नॉमिनल। अब पर्सनल जो हमारे रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एंड इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंटिंग के अंदर वो क्या क्या है, वो आपको टर्म्स बता देता हूँ जो डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें सिंप्लीफाई करने में हेल्पफुल रहेंगी। पहली चीज होती है हमारे बिजनेस के अंदर एसेट। एसेट क्या होती है? तो एसेट जो बिजनेस के अंदर होती है, मान के चलो कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए एसेट लाइक हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लाइक लेट सपोज आई स्टार्टेड ए बिजनेस, तो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। Capital, the amount invested by the investor in the business, this is called capital. And capital is used in normal terms, like capital जो यूज किया जाता है नॉर्मल टर्म्स के अंदर, जैसे कि छोटी छोटी फर्म्स के अंदर, बड़ी फर्म्स के अंदर, बड़ी फर्म्स लाइक जो बिजनेस स्टार्ट करती है, लाइक कंपनीज को छोड़ के जितना भी होता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करती है। एंड जैसे हम कंपनीज की बात में डिस्कस करेंगे, कंपनीज के लिए क्या क्या वर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि कंपनीज के अकाउंट्स डिफरेंटली मेंटेन होते हैं जो छोटी फर्म्स का। जैसे कि मान के चलो पार्टनरशिप फर्म, 3-4 लोग बिजनेस मिलके कर रहे हैं तो वो कैपिटल लेके आते हैं, या एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल लेके आता है। तो उनके लिए हम यूज करते हैं कैपिटल। एंड जब हम डिस्कस करते हैं बिजनेस मतलब लाइक डील करते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो डिफरेंट सीन रहता है उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे आगे।
अब हम डिस्कस करेंगे एसेट के बारे में। अब कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल वो लेके आता है और वो कैपिटल यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर। अब वो पैसा बिजनेस के अंदर मान के चलिए, ये तो है नहीं कि वो वैकेंट पड़ा रहेगा, यूज ही नहीं करेंगे। तो जब पैसा बिजनेस के अंदर आता है, अब बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ एसेट्स की जरूरत होती है। एसेट्स क्या होती है? अब एसेट्स वो चीजें होती है जो बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल रहती है। जैसे लेट सपोज एन एग्जांपल कि हमने एक बिल्डिंग बनाई, और एक बिल्डिंग जब हमने बनाई तो उसके अंदर हमें बिल्डिंग की लाइक सॉरी हमने अब एक कोई भी इंस्टीट्यूट बनाया। इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें बिल्डिंग चाहिए, जैसे कि हमने एक कॉलेज बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया, हमने बनाया इंस्टीट्यूशन। अभी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगी बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग हो गई, हमें और क्या चाहिएगा? हमें चाहिएंगे बिल्डिंग के साथ साथ में फर्नीचर चाहिएगा बिल्डिंग की। अब हम इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मान के चलो ये है कॉलेज हमारा। कॉलेज के अंदर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? कॉलेज के में फर्नीचर चाहिएगा, हॉस्टल्स चाहिए, हॉस्टल्स की बिल्डिंग, और एकेडमिक ब्लॉक चाहिएगा, अ, और ऑडिटोरियम वगैरह। तो अलग अलग चीज़ें चाहिएंगी जो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम करती है। द मतलब जो एसेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड रहता है, लाइक जो बिजनेस के अंदर यूज ही इसी पर्पज के लिए किया जाता है कि वो लंबे टाइम के लिए हम बिजनेस के अंदर यूज करेंगे। जैसे कि और उन एक जैसे कि मान के चलो जो एसेट्स होते हैं उनका पर्पज ये यूज नहीं होता कि हम उनको लाइक यूज करते बिजनेस के अंदर, एंड वो हमारी एसेट्स होती है। और अब एसेट्स भी दो टाइप की होती है। एसेट्स लाइक मान के चलो एक एक होता है फिक्स एसेट्स। द मतलब फिक्स्ड वर्ड ही डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब ये चीजें लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस के अंदर यूज होंगी। जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर जो भी पैसा हम लगाते हैं तो वो फर्नीचर के लाइक लंबे टाइम के लिए लगा रहेगा। अब बिल्डिंग है, अब हमने कॉलेज बनाया तो बिल्डिंग तो हम एक बार ही बनाएंगे ना, कि ये नहीं कि बार बार हम बिल्डिंग बना रहे हैं। तो एक बार पैसा लाइक बहुत ज्यादा करोड़ों के अंदर, अरबों के अंदर पैसा लगता है, तो वो एक हमारे लंबे टाइम के लिए यूज होगी। अब ये तो नहीं कि उसको हम बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तोड़ के दोबारा से बना रहे हैं, तोड़ के दोबारा से बना रहे हैं। तो ऐसी जो एसेट्स विच इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज कॉल्ड फिक्स एसेट। तो असेट्स को हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया? फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। फिक्स असेट्स जो लॉन्ग टाइम के लिए यूज होंगी, लॉन्ग टाइम के लिए, एंड शॉर्ट जो करंट असेट्स होती है शॉर्ट टाइम के लिए यूज होंगी। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो फिक्स असेट्स के अंदर फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है एंड हम बार बार इनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। और लॉन्ग टाइम वर्ड डिनोट करता है कि मोर देन 1 ईयर, कि हम पैसा इन्वेस्ट करें मोर देन 1 ईयर के लिए। एंड फिक्स असेट्स का एक और नेचर होता है कि हम इनको रीसेल पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, कि हमारा बिजनेस ये नहीं कि हम उसको एक बार खरीदेंगे बार बार खरीदेंगे, ये नहीं होता। हमने बेचने के लिए चीज़ों को यूज नहीं करते फिक्स असेट्स, कि हमारा कि हमने एक बार बिल्डिंग बना ली, जैसे कि इंस्टीट्यूशन कॉलेज बना लिया, हम उसको बेच रहे हैं तो बेचने के लिए यूज नहीं करते। हम बिजनेस में उन चीज़ों को लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे। अब दूसरा वर्ड आता है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच इज यूज्ड इन द बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म। मतलब ऐसी एसेट्स जो बिजनेस के अंदर छोटे टाइम के लिए यूज की जाएंगी। तो वो हमारी लाइक कह सकते हैं इन द वर्ड्स इन द वर्ड ऑफ अकाउंटिंग, लाइक लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर एंड शॉर्ट टर्म इज लेस देन 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो भी असेट्स आएंगी लाइक लेस देन 12 मंथ्स, 12 मंथ से कम कम के लिए जो करंट एसेट्स आएंगी। एंड इसके अंदर हमारी गुड्स भी आ सकती है, इन्वेंट्री। गुड्स क्या आएंगी? जो ऐसी हमारा बिजनेस है, कि एग्जांपल लेके चलो हमारा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का,
तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बिस्किट। तो हमारे बिजनेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे बिस्किट बना रहे हैं, तो हमारा रेगुलर नेचर का काम है, हम बिजनेस के अंदर बिस्किट बनते जा रहे हैं, हम सेल करते जा रहे हैं। तो हमारे रेगुलर नेचर है हमारा, और वो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो हम उसको ट्रीट करेंगे गुड्स। तो गुड्स, बिजनेस का मेन काम क्या, हमारा गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो वो शॉर्ट टाइम के अंदर करंट एसेट्स के अंदर आएंगी। और वो करंट एसेट्स के अंदर क्या, हमारे लिए इन्वेंट्री स्टॉक हमारे लिए, हम उनको खरीदेंगे बेचेंगे। हमारा रेगुलर नेचर ऐसी चीज जिनका रेगुलर नेचर, रिकरिंग नेचर, बार बार हम बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होती है, इन्वेंट्री आता है जाता है, तो करंट एसेट्स हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो हमारा एक टाइप का स्टॉक है बिजनेस के अंदर। अब दूसरा आता है हमारा करंट एसेट्स के अंदर कैश। कैश हमारे बिजनेस के अंदर, लाइक, हम ज़्यादा कैश बिजनेस के अंदर नहीं रखते हैं नॉर्मली, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बिजनेस के अंदर कैश रखेंगे तो उसकी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कैश अगर खाली रखेंगे बिजनेस के अंदर तो उसका ज़्यादा यूज नहीं रहेगा। तो कैश हमेशा करंट एसेट्स के अंदर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर हम बिजनेस के अंदर कैश रखेंगे तो वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, तो वो हमारी बिजनेस के अंदर ज़्यादा यूज नहीं रहेगा, तो हमारे लिए नुकसानदायक है। एंड इससे अच्छा हम इन्वेस्ट करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो बिजनेस के अंदर लेक हम एक कम क्वांटिटी के अंदर कैश रखते हैं, और जो पैसा जनरेट तो कर, मतलब कि जो हमारे छोटे मोटे इनकम, मतलब छोटे मोटे हम कोई भी उधार के अंदर, क्रेडिट के अंदर, उधार वर्ड डिनोट करेंगे क्रेडिट से, कि लाइक, जो चीज़ें हम क्रेडिट या उधार के अंदर चीज़ें खरीदते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए, छोटे-मोटे एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए हम कैश को मेंटेन करते हैं, वो भी स्मॉल अमाउंट के अंदर। ये नहीं कि हम लाखों करोड़ों कैश हम मेंटेन कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर, वो हमारे लिए नहीं रखते, क्योंकि हम वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या बैंक के अंदर डिपॉज़िट करेंगे, कहीं पे कहीं इन्वेस्ट करेंगे वो, जहाँ से हमें इनकम जनरेट करे। क्योंकि बिज़नेस का मेन काम ये है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक? तो करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री आएगा, कैश आएगा, फिर आता है एक वर्ड डेटर। डेटर क्या होंगे? डेटर वर्ड डिनोट करता है कि वो पर्सन जिनको हमने उधार के अंदर, क्रेडिट के अंदर गुड्स सेल आउट की है। लाइक, लेट सपोज इफ वी हैव ए बिजनेस एंड वी सेल द गुड्स टू अदर पर्सन, लाइक बी, बी को हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल्स किए, तो बी हमारे लिए क्या है, डेटर है। एंड मान के चलो, लेट सपोज कि मैंने आप लोगों को गुड्स क्रेडिट पे सेल की है, तो आप हमारे लिए क्या हो, डेटर हो। तो एक डेटर वो डिनोट्स विद लाइक द गुड्स वी विल सेल, द गुड्स ऑन द क्रेडिट, मतलब कि हमने आप लोगों को, मतलब कि कोई भी पर्सन हो, बिजनेस क्रेडिट में गुड्स किसी भी पर्सन को सेल करता है, तो हमारे बिजनेस पर्पज के लिए वो एक डेटर है। एंड अदर वर्ड जिसके अंदर एक वर्ड आता है कि दूसरा वर्ड है, उसके उससे थोड़ा फैमिली करवा देता हूँ। और जो डेटर वर्ड से यूज किया जाता है बिजनेस के अंदर, वो गुड्स के लिए, गुड्स हम क्रेडिट के अंदर सेल करेंगे तो हमारे लिए डेटर रहेगा। एक दूसरा वर्ड आता है कि क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वर्ड डिनोट करता है कि जब हम किसी पर्सन को गुड्स, बाइक, मतलब कि मान के चलो कोई भी हम गुड्स उधार के अंदर परचेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं मेरा बिजनेस है, तो मैं किसी से उधार के अंदर गुड्स बाई कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या है, वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर जिससे हम गुड्स बाई कर रहे हैं क्रेडिट के अंदर। क्लियर है ये डेटर वर्ड, क्रेडिट जो वर्ड है, ये हमारे लाइक आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज द स्टॉक। इन्वेंट्री हमारे लिए स्टॉक होता है जो बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। एंड फिर असेट्स भी मैंने क्लियर करवा दी। फिर आता है असेट्स, हमारा फिक्स असेट और करंट असेट्स। अब ये आप लोगों के आगे काम आएंगी। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो वो काम रहेंगी, काम आएंगी। फिर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। हाँ, लाइबिलिटीज, द वर्ड लाइबिलिटीज। अबे लाइबिलिटीज क्या होता है? तो जो वर्ड लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज हम यूज करते हैं कि हम बिजनेस से में जो भी अमाउंट आउटसाइडर्स को पे करना होता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है।
जैसे कि मान के चलो कि हमने गुड्स बाई की है आउटसाइडर से, मतलब किसी से गुड्स खरीदी है, तो हमने अभी पेमेंट नहीं की, हम उसको कहा कि हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज द अमाउंट विच इज पे टू आउटसाइडर इन फ्यूचर। हम अभी पे नहीं कर रहे, हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। एंड लाइबिलिटी जैसे कि हम ट्रीट करते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर ओनर इन्वेस्ट करता है पैसा, कैपिटल, तो उस कैपिटल को भी हम ट्रीट करते हैं लाइबिलिटी, कि हम उसको हम फ्यूचर में पे करेंगे कैपिटल। एंड हम बिजनेस के अंदर लोन भी उठाते हैं, लोन क्या हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि वो अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करना होता है, द अमाउंट इज पे टू आउटसाइडर इन फ्यूचर, दिस इज लाइबिलिटी। एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारे जो लोन्स वगैरह आते हैं, हमने लोन उठाया है बिजनेस में 15-20 लाख का, 40 लाख, इतना भी लोन उठा वो मैटर नहीं करता, और वो हमें फ्यूचर में पे करना होगा, तो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी। फिर हमारे जो बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज भी अलग अलग टाइप की होती है। लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, हमारा जो कैपिटल, जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो जो हम उसको फ्यूचर में पे करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। फिर आता है हमारे बिजनेस के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होगी, एनसीएल, जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी लिखेंगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस के अंदर हमने लोन उठाया है या बिजनेस के अंदर हमने उधार ली है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी, वो हमारे लिए क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, हम उसको फ्यूचर में लंबे, मतलब कि ऐसा पैसा जो हमने लंबे टाइम के लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म वर्ड मैंने बता दिया कि मोर देन 1 ईयर, अगर मोर देन 1 ईयर है और हमने लोन उठाया, तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं बिजनेस के लोन्स होंगे और डिवेंचर्स हो गए। डिवेंचर्स हम डिस्कस करेंगे आगे, एंड ये चीज़ें आएंगी। और फिर आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच द, मतलब कि मींस द अमाउंट विच इज टू पे टू आउटसाइडर्स, हम आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स को पे करते हैं। एंड करंट लाइबिलिटीज का जो अमाउंट होता है, वो नॉर्मली 1 ईयर के अंदर होता है, कि हमने जैसे कि उधार के अंदर, क्रेडिट के अंदर गुड्स बाई की, तो गुड्स जब हम बाई करते हैं, उसका जो टर्म होता है लेस देन 1 ईयर होता है। एंड उस मतलब कि उसकी जब हम पेमेंट करते हैं, हम ये ट्रीट करते हैं कि हम उसको 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे, तो वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। तो ऐसे ही जैसे क्रेडिटर्स को हमने उधार गुड्स में खरीदी थी, उसको हम पेमेंट करेंगे। क्रेडिट लाइबिलिटी मतलब कि करंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगी। करंट लाइबिलिटीज के अंदर काफ़ी टर्म्स आएंगे, आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, तो मैं ये चीज़ें डिस्कस करवा रहा हूँ कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, असेट्स क्या होती है। तो ये चीज़ें, फिक्स असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टाइम मतलब कि फिक्स असेट्स लंबे टाइम के लिए, करंट असेट्स शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये टर्म्स थी। अब मैं आगे वाली जो डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, टर्म्स क्या होता है। अब एक वर्ड है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक टर्म, जिस मतलब का अकाउंट क्या होता है कि जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मान के चलो अकाउंट के अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हैपन होती है, कि हमने किसी को पेमेंट की, हमने किसी से पेमेंट मिली है, हमने गुड्स सेल की है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर। तो ये अकाउंट होता है। एंड फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाइक हम जैसे डिस्कस करिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे कि अकाउंटिंग, हम जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत पे डिपेंडेंट है। तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे।
पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है हमारा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ओनर है बिजनेस में, बिजनेस में ओनर अलग है एंड बिजनेस अलग है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, जिसके अंदर ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के लिए, वो लाइबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में उसको पे करना है। तो इसके अंदर ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, सेपरेट, अलग अलग है, अलग अलग है दोनों, ये दोनों अलग अलग है। फिर आता है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। पहला क्लियर आपको? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंदर ओनर को अलग ट्रीट किया जाएगा बिजनेस से। वो पैसा इन्वेस्ट किया करेगा, ओनर वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसको अलग ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसको एज ए लाइबिलिटी बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसको फ्यूचर में बिजनेस पे करेगा। फिर आता मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी चीजें हैं उनको मतलब मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर करना है। जैसे कि जो भी ऐसी चीजें बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करनी है जिनको हम पैसों के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटिव नंबरों के अंदर, ऐसी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो क्वालिटेटिव नेचर ऐसे कि मान के चलो इम्प्लॉयज अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इम्प्लॉयज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, कंपनी की, मतलब मान के चलो कि कंपनीज का ये कुछ गुड अच्छे एम्प्लॉयज है एंड वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी चीजें जिनको हम पैसों के अंदर मेजर नहीं कर सकते, उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करनी बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जो हम पैसों के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो क्वांटिटिव नेचर की हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे एंड लाइक मनी मेजरमेंट, लाइक पैसों के अंदर मेजरमेंट करने वाली ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट बिजनेस विल रन फॉर एवर। पर्सन आएंगे बिजनेस के अंदर, मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, बट बिजनेस हमेशा चलता रहेगा लंबे टाइम के लिए, इन्फानाइट। और लाइक बिजनेस की इसके अंदर ट्रीट की जाती है, बिजनेस की जो लाइफ है इन्फानाइट है, लंबे टाइम के लिए है। तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, तो इसलिए बिजनेस को लंबे टाइम तक चलेगा तो हम जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो जनरली 12 मंथ्स के अंदर, एक जो नॉर्मली हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है, जैसे कि हर एक मान के चलो आपका कैलेंडर ईयर होता है, तो उस सेम वे में बिजनेस के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर होता है, वो हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि मान के चलो भी 26 चल रही है, 2026 चल रही है, तो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और वो खत्म होगा 31 मार्च 2027। तो ये अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ्स का होता है। कुछ फॉर्म्स के अंदर ये ट्रीट कर लिया जाता है कि 1 अप्रैल से लेके, सॉरी, 1 जनवरी से लेके 2026 एंड 31/3/2027। तो डिपेंड करता है फर्म के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कैसे मेंटेन कर रही है। बट इन अकाउंटिंग टर्म्स जो नॉर्मली हम डील करते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो 12 मंथ का होगा एंड हमारा जो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से हमेशा स्टार्ट होता है और खत्म कब होगा? 31 मार्च को, नेक्स्ट ईयर को। तो ये हमारा, क्योंकि बिजनेस हमारा लंबे टाइम तक चलेगा तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं ईयर्स के अंदर। जैसे कि मान के चलो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हमारा बिजनेस, 2026 तक चला, 2026 स्टार्ट हुआ और ये 31/3/2027, ये हमारा काउंटिंग ईयर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ईयर हमारा कब से स्टार्ट होगा? यहाँ पे 1/4/2027 से स्टार्ट हुआ और ये खत्म कब होगा? 31/3/28 पे। तो ये ऐसा ही हमारा रेगुलरली ही इनफाइनाइट लाइफ तक चलता रहेगा बिजनेस। तो ये गोइंग कंसर्न का प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस हमारा लंबे टाइम तक चलेगा और बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है। फिर आता है
अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी, अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो ये मैंने इसमें बता दिया कि हर पूरा ये मतलब पूरा बिजनेस की जो इन्फानाइट लाइफ है उसको हम पीरियड वाइज डिसाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमने 12 मंथ का पीरियड बनाया कि 12 मंथ तक हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम मेंटेन करेंगे। एंड फिर ये 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम मतलब कि हर एक साल हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, एक साल के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो हर एक साल हम ये चीज़ें डिसाइड करेंगे क्योंकि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये प्रिंसिपल भी यही कहता है। अब आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहेगा कि बिजनेस में जितनी भी असेट है, क्योंकि असेट और असेट कौन सी, फिक्स असेट, हमें बिजनेस के अंदर फिक्स असेट प्लस में इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री आप लेफ्ट आउट कर दो, बिजनेस के जो भी फिक्स एसेट्स है हमने जो रियल वैल्यू के अंदर बाई की है, कॉस्ट वैल्यू के अंदर, मतलब मान के चलो हमने 10 साल पहले एसेट परचेज की थी, तो 10 साल पहले एसेट की वैल्यू थी 10 लाख रुपए। तो हमें असेट्स को रिप्रेजेंट करना है रियल वैल्यू के अंदर, जो कॉस्ट प्राइस है वो। मार्केट के अंदर प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, मार्केट प्राइस भी है कि मान के चलो आज वो एसेट की मान के चलो वैल्यू कम हुई हो, ज्यादा हुई हो, बट हमें जितनी भी एसेट्स को रिकॉर्ड करना है वो हमें रिकॉर्ड करना है फिक्स, मतलब कि कॉस्ट वैल्यू जितनी की हमने खरीदी है उसी ही वैल्यू के अंदर दिखाएंगे। मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उस पे हम नहीं दिखाएंगे। तो ये कहता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर आता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये कहेगा जो भी ट्रांजैक्शन हमारी, कोई भी ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन मतलब जो भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, जब एक अकाउंट हमारा डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट एंट्री क्या होता है, मतलब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये आप रिकॉर्ड करो, मतलब ये दो फोल्ड एक्सपेक्ट कंसेप्ट पे डिपेंड करता है कि जब हमारा एक जगह से कोई भी चीज कम होगी दूसरी जगह से इंक्रीज होगी, तो हमारा जब एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट इंपैक्ट करेगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हमारा होता है ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब एक अकाउंट इंपैक्ट करेगा तो उससे दूसरा, मतलब कि जब एक अकाउंट इंपैक्ट कर रहा है, डेबिट हो रहा है, तो उससे दूसरे अकाउंट के अंदर भी इंपैक्ट होगा। तो हमेशा एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट हम आगे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, डेबिट क्रेडिट क्या होता है। फिर हमारा आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है कि जब भी हमारी बिजनेस के अंदर हमने, हमारे पास स्टॉक पड़ा था 15 लाख का, हमने सेल आउट कर दिया, हमें पैसा मिले बिजनेस के अंदर या ना मिले, बट हमें बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। जब हमारी सेल्स हो, मतलब सेल्स होते ही, मान के सेल्स या तो हमने कैश के अंदर सेल की हो या क्रेडिट सेल की हो, सेल्स होते ही हमने रिकॉग्नाइज करना है कि हमारा रेवेन्यू है या हमारी सेल्स है। फिर आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहेगा हमारा, मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं शुड बी रिकॉग्नाइज इन द सेम अकाउंटिंग, मतलब मैचिंग प्रिंसिपल ये कहेगा जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो वो हमारी एक अकाउंटिंग ईयर की होनी चाहिए। अकाउंटिंग ईयर जैसे कि मान के चलो मैंने बताया आप लोगों को कि 1 अप्रैल 1/4/2026 से लेके 31/3/27 तक, तो हमारी जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इस ईयर की होनी चाहिए, ना नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर के लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज हम आपको बताएंगे, बट जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो नॉर्मली एक साल का रिकॉर्ड करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी हमारी 1 ईयर की होंगी। मतलब जो भी मैचिंग प्रिंसिपल ये कहेंगे जितनी भी हम
स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उसमें नॉर्मली डाटा डील करेगा 1 ईयर का। तो द मैचिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन जिस पीरियड में हैपन हुई है उस ईयर के अंदर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड जैसे कि एग्जांपल लेके चलिए, कंपनी पेज ए सेल्समैन कमीशन ऑफ 10,000 रुपये फॉर गुड्स सोल्ड इन मार्च, एंड इवन इफ द कमीशन इज पेड इन अप्रैल द 10,000 एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन द मार्च। जैसे कि मान के चलो हमने जब भी ट्रांजैक्शन अकर होगी उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है हमें। जैसे कि मान के चलो मैंने इस साल मान के चलो मैंने 27 जुलाई को 27 जुलाई को हमने क्या कहते हैं कमीशन पे करना था इसको 10,000 रुपए का। मतलब हमने कमीशन पे करना था राम को 10,000 रुपए का, क्योंकि उसने हमारी गुड्स बेची थी। तो राम को हमने कमीशन पे करना था, पर हमने कमीशन उसको अभी पे नहीं किया, बट हमारी लाइबिलिटी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इसी ईयर। जिस टाइम को ट्रांजैक्शन हैपन हुई उसी ही टाइम रिकॉर्ड करेंगे, बट हम उसको पे कर रहे नेक्स्ट ईयर 31। हम उसको पे करें 31 जुलाई को 31 जुलाई को पे कर रहे हैं। ये 31 जुलाई 2028 को पे किया, सॉरी 31 हाँ 2027 को हमने पे किया। तो 1 साल बाद में पे कर, मतलब कि काफी टाइम पीरियड के बाद में पे करें हमारे काउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद में। तो जब हमारी ट्रांजैक्शन हैपन होगी उसी टाइम पे रिकॉर्ड करना है। तो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब ट्रांजैक्शन अकर होगी तो उसी टाइम पे रिकॉर्ड करनी है। फिर आएगा हमारा एक्रूअल प्रिंसिपल। एक्रूअल प्रिंसिपल ये कहेगा कि हमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम उनको हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस पे हो, तब भी मतलब जब ट्रांजैक्शन हो गई उसी टाइम पे, या तो हमें पैसा मिला हो ना मिला हो नथिंग मैटर, हमारी सेल्स क्रेडिट के अंदर हुई तब भी हम ट्रांजैक्शन सेल्स होते ही रिकॉर्ड करेंगे। हमने मान के चलो सर्विस डिलीवर नहीं की अभी, एक्रूअल। एक्रूअल मतलब एक सिंपल टर्म है। एक्रूअल क्या एक्रूअल होता क्या है? एक्रूअल वो होगा कि हम हमें पैसा नहीं मिला बट हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो उसके लिए हम एक्रूअल चीजें यूज करते हैं। मान के चलो कि मैंने है हमारे बिजनेस ने 5 लाख की बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड किया है, बट हमें पैसा नहीं मिला है। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जब हमने सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, हमें पैसा नहीं मिला हो बेशक, बट हमें मान के चलो दूसरा अदर एग्जाम्पल और बताता हूँ। हमने 5 लाख की गुड्स आप लोगों को सेल कर दी, आपका बिजनेस आप लोगों को सेल कर दी, पर हमें वो ट्रांजैक्शन सेल्स करते ही हमें रिकॉर्ड करनी है। ये क्यों करनी है? क्योंकि हमारा पैसा तो नहीं मिला हमें। ये कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में जब हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, पैसा चाहे मिले चाहे ना मिले, अभी मिला हो चाहे ना मिला हो, फिर भी हमें ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड करनी है। ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। फिर आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस के अंदर हमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमें अकाउंट्स के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे ये लगे बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है। ये कहता है फुल डिस्क्लोजर कि जितनी भी एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इवन छोटे भी हो वो भी हमें बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट हो सकता है। फिर आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल प्रूडेंस सेम चीज है। प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी हमें प्रॉफिट होने वाला है या प्रॉफिट बिजनेस के अंदर अभी नहीं हुआ है, बिजनेस मान के चलो कि हमें फ्यूचर में हो सकता है, तो वो सारी चीजें हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। हमें मतलब कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर एस्टिमेटेड इनकम रिकॉर्ड बिजनेस के अंदर नहीं करनी है, बट
बिज़नेस के अंदर मान के चलो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड हमें अज़्यूम किया कि ये चीज़ें नुकसान हो सकती है, तो वो हमें पहले से ही एक एस्टीमेट लगा के चलना, वो रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे बिज़नेस के अंदर इम्पोर्टेंट करनी है। तो एक सिंपल सी चीज़, पैसा बिज़नेस के अंदर फ्यूचर में आने वाला है, वो चीज़ें हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। अनएक्सपेक्टेड हमारे लिए जो फ़ायदा है वो ये एक्सपेक्टेड हमारे बिज़नेस में हो सकता है, वो चीज़ें हमें रिकॉर्ड नहीं करना, बट जो नुकसान होने वाले हैं या हमारे लिए जो लॉसेज हो सकते हैं बिज़नेस के अंदर अनसर्टेन या एस्टिमेटेड जो भी हो सकते हैं, वो हमें रिकॉर्ड करने हैं अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि इससे हमारा बिज़नेस के अंदर रिलेवेंट है चीज़ें। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे, ये जो हमने डिस्कस किए, एंड ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आता है आप लोगों का एनुअल रिपोर्ट्स क्या होती है। एनुअल रिपोर्ट्स एक कंपनी जो होती है वो हर साल एनुअल रिपोर्ट्स मेंटेन करती है, क्योंकि कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, और वो लाखों करोड़ों रुपए किसने इन्वेस्ट किए होते हैं, वो इन्वेस्टर्स किए होते हैं शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स क्या होता है, शेयर होल्डर्स वो व्यक्ति होता है, वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं। और शेयर होल्डर्स का एक कंपनी के अंदर एक भोजन पैसा लगा रहता है, तो शेयर्स होल्ड करते हैं, मान के चलो ओनरशिप होल्ड करते हैं, एंड उनका पैसा उनको हब मान के चलो बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार क्यों की जाती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इसलिए तैयार की जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसलिए तैयार की जाती है, क्योंकि कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कंपनी कितनी कंपनी के पास एसेट्स है, मान के चलो कि कंपनी के पास में एसेट्स है ही नहीं, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? बिज़नेस मान के चलो अकाउंट्स में मतलब कि कंपनी काफ़ी पैसा लोन उठाती है, अगर कंपनी के पास में फाइनेंशियल कंपनी की स्टेटमेंट्स मतलब कि पोज़ीशन अच्छी नहीं है, जो फ्यूचर में पैसा उठा तो लिया, फ्यूचर में पे नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती है कि कंपनी ने 1 साल के अंदर कितनी सेल्स हुई, कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना टर्नओवर टर्नओवर मीन्स कि कितनी 1 साल के अंदर सेल्स हुई। तो टर्नओवर कहते हैं बिज़नेस टर्म्स के अंदर, तो कितनी सेल्स हुई, तो वो चीज़ें ज़रूरी है रिकॉर्ड करना। बिज़नेस के अंदर हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो है पैसों के अंदर जो मेज़रमेंट कर सकते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो और वो हर 1 साल कंपनी एक रिपोर्ट्स प्रेज़ेंट करती है, पब्लिश करती है कि हमारे बिज़नेस के अंदर इतना प्रॉफ़िट हुआ है, इतना हमने एम्प्लॉइज़ को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिविडेंड जो मतलब मैं आगे डिस्कस करूँगा डिविडेंड, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर लेंथी हो जाएगी, छोटे-छोटे मतलब चीज़ें आती जाएँगी, डिस्कस करते जाएँगे। पर मैं बता देता हूँ डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड लाइक मान के चलो अब कोई भी पैसा हमें उधार देता है, तो हम उसको लोन के साथ-साथ लोन तो पे करेंगे ही करेंगे, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब जो मेन पैसा है, वो तो पैसा वापस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ब्याज भी पे करेंगे। तो वैसे ही जब ओनर मालिक पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिज़नेस के अंदर, तो उसके बदले में हम उनको पैसा मतलब मेन पैसा तो कभी ना कभी हम वापस करेंगे, करेंगे ही करेंगे सा बट हम उनको हर 1 साल डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड मीन्स कि हर एक्स्ट्रा कुछ फ़ायदा देना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ जैसे सेम लाइक इंटरेस्ट हम उसको पे करते हैं। जब हमें प्रॉफ़िट हुआ, तो प्रॉफ़िट किन का है? पैसा किसने लगा रखा है? शेयर होल्डर ने। शेयर होल्डर को प्रॉफ़िट होता है, उनको हम पैसा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी मतलब उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट कर, उसको उनको फ़ायदा होगा, उनको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स के पास अब शेयर होल्डर्स को फ़ायदा क्यों वो पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? जब कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनी के अंदर, उनको फ़ायदा मिलेगा। उनको कंपनी की जो ओनरशिप के अंदर हिस्सा मिलता है, उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, एंड उनको फ़ायदा होगा। डेफ़िनेटली जो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इनको डिविडेंड दिया जाएगा। उनको कंपनी की जो मीटिंग्स होती है, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती है, उनको इनवाइट किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, डिसीज़न मेकिंग में हिस्सा दिया जाएगा, और कंपनी कैसे मतलब उनको
प्रेफ़रेंस मिलेगा, फ़ायदे मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए प्रेफ़र मतलब कि जो शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं पैसा। तो ये हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, और अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो एक मेंटेन की जाती है, एक साइकिल जो नॉर्मली हमारी खत्म होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगी अकाउंटिंग ईयर 2026 से हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, 31 मार्च तक मेंटेन करेंगे 1 साल का। और हम उसको मान के जो लेट सपोज कि 31 जुलाई 2027 को हम अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं कि हमने 1 साल प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले साल के अंदर 2026 से लेकर 2027 के बीच में ये चीज़ें की है, ये सेल्स की है, ये प्रॉफ़िट किया है, हमारे पास इतनी एसेट्स है, इतना हमें आउटसाइडर्स को पे करना है, इतनी हमारी लायबिलिटी है। तो ये हमारी अकाउंट एनुअल जो रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट करती है, या हम इसको अकाउंटिंग एक साइकिल बोल सकते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल जो हम रिपोर्ट्स इस साल की हमने बनाते हैं। फिर होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो पैसा बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो पैसा विथड्रॉ कर रहा है मालिक, मतलब जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है, वो पैसे जब अगर विथड्रॉ करता है, निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम इसको ड्राइंग ट्रीट करते हैं। ड्राइंग मतलब ड्रॉ करना, निकालना, विथड्रॉल करना, बाहर निकालना पैसा बिज़नेस से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स व्हिच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर कि बिज़नेस के अंदर कितना पैसा इनफ्लो आया, बिज़नेस के अंदर कितना पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, दिस इज़ कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग इतना याद रख सकते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि बिज़नेस के अंदर कितना पैसा इनफ्लो हुआ, आया और कितना आउटफ्लो हुआ। तो ये हमें नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स डील करता है कि कैश से रिलेटेड ही, कैश से कितना गया और आया बिजनेस के अंदर। फिर होता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो होता है कि बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर मान के चलो हमने 1 अप्रैल 1/4/2026 को बिजनेस हमारा स्टार्टिंग ईयर है, मतलब कि बिगनिंग हमारी ओपनिंग है, अकाउंट्स ओपनिंग करेंगे तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। कि ऐसा स्टॉक जो पिछले साल खत्म हो गया, मतलब पिछले साल जो बच गया था, जो सेल आउट नहीं हुआ या कुछ कंप्लीट, जैसे कि स्टॉक भी 3 टाइप का होता है। स्टॉक 3 टाइप का कौन सा होता है? ये हमारा होगा रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो हमने मशीन मतलब अभी यूज नहीं किया है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी कंप्लीट होना बाकी है, जो कभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिनिश गुड्स। तो ये 3 टाइप का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है। रॉ मटेरियल जो होता है, जो कच्चा माल होता है, जो अभी तक मान के चलो हमारा काम है बिस्किट बनाने का, बिस्किट के लिए व्हीट यूज किया जाता है, तो व्हीट हमारे लिए क्या है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल है। और वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? जो मतलब व्हीट जो है हमारे पास, उसका यूज कर लिया, उसका कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। मान के चलो बिस्किट बने हैं हमारे, अभी हमारे बिस्किट बने हुए, बट उसकी जो पैकेजिंग वगैरह उसकी वो पेंडिंग है। अ, तो ये वीआई मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस, जो मतलब बिस्किट बिस्किट बने, अगर पैकेजिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाए, रेडी टू सेल, तो बन के प्रोडक्ट तैयार हो गया है, तो और वो सेल करने के लिए मार्केट में तैयार है, तो फ्रेश गुड्स आएंगे। ऐसी चीजें जो तैयार है, मतलब बन के कंप्लीट हो गई, वो होगा हमारा फिनिश गुड्स। तो वो हमारा मान के चलो हम अकाउंट्स जब स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2026, मतलब कोई भी ईयर मान सकते हो, तो 1 अप्रैल से, तो वो हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा बिजनेस के अंदर? जब हम ट्रांजैक्शंस को, जब हम अकाउंट्स को बंद करते हैं हर एक साल, एवरी ईयर, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो रिपोर्ट्स वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं, वो 1 साल का 31 मार्च को हम क्लोज आउट करते हैं, अकाउंट्स को बंद करते हैं। तो उस ईयर को हम बोलते हैं, उस जब अकाउंट्स बंद कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो हमारे लास्ट के अंदर जो स्टॉक बच गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक तो मैंने बता दिया 3 टाइप का, इसमें भी वो 3 टाइप के अकाउंट वो होंगे, स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फिनिश गुड्स होगा हमारा। फिनिश गुड्स होंगी, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो लास्ट में जो हमारे पास बच गया है सामान, जो अभी सेल आउट नहीं हुआ है, या जो हमारा रॉ मटेरियल पड़ा है, और फिर ये 1 अप्रैल को हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ओपन हो, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा।
टेंजिबल एसेट्स क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच इज यूज्ड इन द बिजनेस एंड दीज कैन बी टच एंड सीन, मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो फर्नीचर, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बिल्डिंग है उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स आएंगी। एंड intangible assets are the those assets which can't be touched and seen, जिनको हम ना देख सकते ना टच कर सकते, जैसे कि गुडविल। गुडविल क्या होती है बिजनेस के अंदर? गुडविल लाइक मान के चलो आपने स्वीट्स की जो शॉप होती है उस पे लिखा रहता है, कोई भी मतलब रेस्टोरेंट होता है उस पे लिखा रहता है सिंस 1980, सिंस 1950, सिंस 1940, सिंस 1857। कोई भी इंस्टीट्यूट बना होता है तो 1857, 1867, मतलब काफी पुराने बने होते हैं। तो अब इतनी लंबे टाइम से कोई भी इंस्टीट्यूट बन के चला आ रहा है, चला आ रहा है, तो वो ऐसा है, मतलब कि उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई भी, उन्होंने लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, तो सॉरी, तो वो बिजनेस चलते आ रहे हैं, तो उसके अंदर मान के चलो 50 लाख रुपए की असेट्स होंगी, मतलब कि मतलब 50 लाख का सामान बिजनेस के अंदर होगा। बट अब वो बिजनेस सेल आउट करने जा रहा है, वो बिजनेस कर रहा है अपने बेच रहा है 80 लाख का। अब बिजनेस 25 लाख की हमारी एसेट्स कैलकुलेट हुई, सेल आउट कर रहे थे, बेच रहे उस बिजनेस को, तो 50 लाख का है, बट उसको हम बेच रहे हैं 80 लाख में। वो 30 लाख क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहा है कोई भी? मान के चलो मेरा बिजनेस है, मैं आप लोगों को सेल आउट कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस 50 लाख का है, मैं आप लोगों को 80 लाख में बिजनेस बेच रहा हूँ, क्यों बेचूंगा? क्योंकि वो बिजनेस लंबे टाइम से चलता आ रहा है, वो अच्छी लोकेशन पे है, अच्छी उसकी रेपुटेशन है, अच्छी, वो लंबे टाइम तक है, तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, की एक बिजनेस ने अपनी इमेज बनाई है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो उस गुडविल को एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ये कहेगा, जब एक हम जितने भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो जब एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम पे हम अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग मेंटेन कर, जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उनको हम, जब डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे फॉलो करते हैं, जब एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये आप लोगों को चीजें साथ में समझ में आ जाएंगे जब मैं अकाउंटिंग एंट्रीज बताऊंगा रिकॉर्ड करके, अकाउंटिंग जो थंब रूल है वो बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट होती है, फिक्स एसेट, कौन सी एसेट? फिक्स एसेट। जो ऐसे एसेट्स जो बिजनेस के अंदर लंबे टाइम के लिए यूज होने वाली फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट्स टाइम के साथ में उनकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उनके लिए हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट करते जाते, घटाते जाते हैं उनकी वैल्यू। तो जैसे कि मान के चलो, डेप्रिसिएशन वर्ड डिनोट करते हैं कि वैसे जैसे कि मान के चलो हमने एक बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग की वैल्यू है 10 लाख, 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन मान के उसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे, जैसे कि मान के चलो उसकी 10 लाख है वैल्यू, हमने जब उसकी बिल्डिंग वैल्यू बनाई उसकी 10 लाख है, तो अब अकाउंटिंग आपको लोगों को मेंशन किया जाएगा, डेप्रिसिएशन लगा रहा जा रहा है कंपनी के, मतलब ट्रांजेक्शन की, मतलब कि उसकी हर एक साल वैल्यू 2 लाख कम हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है 2 लाख रुपीज। तो हर एक साल 2 लाख रुपए हम अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग्स के अंदर राइट ऑफ करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। अब हर एक साल 2 लाख कम होती जाएगी, तो धीरे 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 लास्ट में वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन अलग अलग टाइप का होता है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो अलग अलग टाइप का होता है। जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाट इज डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन की जब असेट, और वो भी फिक्स एसेट जो लंबे टाइम के लिए बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो, वो एसेट टाइम के साथ उसकी वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको हम डेप्रिसिएट करते हैं, अकाउंटिंग्स के अंदर उसको राइट ऑफ करते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन।
फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होंगे जो बिजनेस के अंदर डायरेक्टली इनकर हो रहे हैं। जैसे मान के चलो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर हमारी ऐसी चीजें डायरेक्टली यूज हो रही है। फैक्ट्री के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिएगा, फैक्ट्री के अंदर हमें क्या चाहिएगी, लेबर चाहिएगी, फैक्ट्री के अंदर हमें क्या चाहिएगा, मशीनरी, सॉरी फैक्ट्री के अंदर मतलब रॉ मटेरियल चाहिएगा, फैक्ट्री के अंदर हमें जो फैक्ट्री को रन करने के लिए डायरेक्टली एक्सपेंस और खर्चे हो रहे हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर नॉर्मल डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर वही चीजें आती हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं नोट करवा देता हूँ। आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसके अंदर ये आप लोगों को ऐसे इस फॉर्मेट में अकाउंट होता है। तो यहाँ पे डेबिट आता है हमेशा, और यहाँ पे क्रेडिट आता है, और यहाँ पे डेट आती है, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगता है, और यहाँ पे डेट का सिंबल, डेट, डेट पार्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीज का सिंबल। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमारे स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया कि डेट आप लोग मेंशन कर सकते हो 1 अप्रैल, 1/4/2026। हमारे पास बिगनिंग के अंदर पहले पिछले साल का कुछ स्टॉक पड़ा हुआ, तो हम उसको क्या करते हैं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, जो पहले का बैलेंस उसको पीछे नीचे गिर डाल, मतलब इस साल डालते यूज करते हैं, क्योंकि पिछले साल का स्टॉक पिछले साल यूज नहीं हो बट इस साल यूज हो जाएगा। तो इस ये मान के चलो 50,000, लेट एग्जाम्पल 50,000। और टू हमने इस साल कुछ परचेजेज भी किए होंगे, परचेजेज खरीदे होंगे, परचेजेज, तो परचेजेज किए होंगे, डायरेक्टली एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा होगा, तो परचेजेज किए होंगे, तो ये हमने किए 20,000 रुपए के। अब इसके अंदर हम करेंगे बाई सेल्स, सेल्स की हमने हमने कुछ सेल्स भी किया होगा फिनिश गुड्स, तो ये हमने की 20,000 की। फिर जो बैलेंस बचेगा और हमने कुछ क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में हमारे पास कुछ स्टॉक बचा होगा, वो क्या होगा, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा सामान जो इस साल नहीं बिका हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हमारा हुआ 30,000 का। मान कोई भी एग्जाम्पल ले, मतलब कि नंबर बता रहा हूँ अज्यूम करके। अब जब हम अकाउंट मेंटेन करते हो, दोनों साइड का सम सेम होना चाहिए। अब आप जब भी रिकॉर्ड करो, पहले जिस साइड का ज्यादा हो वो आप लोगों को नीचे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे 50,000 टोटल बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा, 20,000 और 5,000, ये 5,000 मान, 5,000 हमारा, ये 5,000 और 25,000, और 25,000 और यहाँ पे कितना 50,000, 30 और 20 50,000, 50,000 पे मेंशन करें, तो ये साइड हमारी क्या है, टू, ये क्लोजिंग स्टॉक कितने को आएगा, 31 मार्च 3, ठीक, 31 मार्च को आएगा। और ये टू बैलेंस कैरी डाउन, मतलब नेक्स्ट ईयर को हम फॉरवर्ड करें, कैरी नीचे क्या डाल रहे हैं। और ये कितना हमारा, ये हमारा है 50, और 50 में से 50,000 में से कितना गया हमारा, 25,000, 25,000 बच गया, ठीक। और इसमें ना प्रॉफिट और लॉस की भी सिचुएशन आती है। मान के चलो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग खरीदते हैं बेचते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन आती है। तो ये आप लोगों के अकाउंट्स हम आगे डिस्कस करूंगा। वैसे तो ये 50,000 यहाँ पे दोनों बोथ साइड सेम होगा। तो एक तो ये आप लोगों को ऐसे अकाउंट बनता है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और ये मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कि डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्टली एक्सपेंसिव, डायरेक्ट जो लेबर के पैसे होंगे, ये डायरेक्टली स्टॉक हो गए, रॉ मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंसिव हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव जैसे कि मान के चलो बिल्डिंग का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो होंगे, तो ऐसी चीजें जो इनडायरेक्टली रिलेट करती है बिजनेस से, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस के अंदर आएंगे। फिर आता है आप लोगों का डेबिट वर्सेस क्रेडिट। मतलब डेबिट क्या होता है कि डेबिट वर्सेस क्रेडिट, डेबिट वो पैसा होगा जो मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन्स जो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, ये मतलब इसी डेफिनेशंस नहीं आएंगे। डेबिट क्रेडिट आप लोगों को टर्म्स पता होना चाहिए कि जब एक अकाउंट कम होता है तो दूसरा अकाउंट बढ़ता है। तो डेबिट मतलब कम होना, या मतलब अलग अलग रूल्स है, रूल थम रूल पे डिपेंड करता है। तो डेबिट
आप लोग ट्रीट कर सकते हो कि मतलब एक ट्रांज़ैक्शन जब इम्पैक्ट हो, मतलब एक ट्रांज़ैक्शन डेबिट होने की वजह से दूसरे अकाउंट इम्पैक्ट होगा, वो होगा क्रेडिट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंपनीज़ के अंदर प्रिपेयर करते हैं। जब कंपनीज़ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है और पार्टनरशिप फर्म हो गया या सिंगल फर्म हो, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएगा आप लोगों का, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आप लोगों का, और साथ में बैलेंस शीट हो गई। तो ये चीज़ें आती हैं जो आप लोगों की कंपनी की 1 साल की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट दिखाएगी कंपनी फाइनेंशियल स्टैंड कहाँ कर रही है। फाइनेंशियल कंपनी के पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी को कितना आउटसाइडर्स को पे करना है, कंपनीज़ के पास कितनी एसेट्स बिज़नेस के अंदर रखी है। और इनकम स्टेट रिप्रेजेंट करेगी कि बिज़नेस के अंदर कि 1 साल के अंदर कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना नुकसान हुआ। और फिर आता है आप लोगों का गुड्स। गुड्स हम खरीदते भी हैं, परचेज़ भी करते, सेल भी करते। गुड्स मतलब ऐसी चीज़ है जो हमारे बिज़नेस का मेन पर्पज़ है। मेन परचेज़ हमारा, जैसे कि मान के चलो हमारा मेन काम ये है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, बिस्किट बना रही है या एसी बना रही है या एलजी टीवी बना रही है। कुछ भी चीज़ खरीदने-बेचने का काम है, बना के बेच रही है। तो वो हो गया हमारे लिए गुड्स। मतलब रेगुलर नेचर, हमारा रेगुलर ये है, मेन काम ही ये है। मेन काम ये है कि हमारा गुड्स बना, मतलब कि फर्नीचर बना के हमारा मेन काम, मान के चलो, लेट्स सपोज़ फर्नीचर बना के हम बेचने का काम है, तो वो हमारे लिए क्या होगी? गुड्स होगी। अब दूसरे अदर एग्ज़ाम्पल, हमारे एसी का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम एसी बना के बेच रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होगी? गुड्स होंगी। सेम एग्ज़ाम्पल लेके चलो, हमारा काम है कि बुक्स बना के बेचना है, तो बुक्स बनाने हमारे लिए क्या है? गुड्स होंगी। तो सेम एग्ज़ाम्पल एक जो बोतल बनाने का हमारा काम है, बुक्स बोतल बना के हम बेच रहे हैं, तो हमारे लिए गुड्स होंगी। तो ऐसा काम है जो हमारे हम बना के चीज़ों को बेच रहे हैं, तो हमारे लिए गुड्स होंगी। अब उसमें हम खरीदते भी हैं बिज़नेस के अंदर रॉ मटेरियल, कच्चा माल हम खरीदते हैं और सेल्स भी करते हैं, बेचते भी चीज़ों को हम बना के फिनिश गुड्स के अंदर कंप्लीट करके उन चीज़ों को सेल करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप लोगों को जब मेंटेन करोगे पी&एल अकाउंट वगैरह, तो उसमें आ जाएगा कैसे होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मतलब सब कुछ काट-पीट के हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। सब कुछ एक्सपेंसेस वगैरह डेप्रिसिएशन घटा के, जितनी भी एक्सपेंस, जितनी भी इनकम, मतलब इनकम जोड़ के और एक्सपेंसेस घटा के, तो आप लोगों को कितना नेट बचा। इन्वेंटरी आप लोगों का, मान मैंने आपको बताया कि आप लोग के पास जो भी स्टॉक है, फिनिश गुड्स का, आप लोगों के पास वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक है, आप लोगों के पास रॉ मटेरियल का जितना भी स्टॉक, उसको इन्वेंटरी ट्रीट किया जाता है। फिर आता है जर्नल। जब भी आप ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, तो आप लोगों को क्या करना है, पहले जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी? मतलब जो भी ट्रांज़ैक्शंस आप लोगों को दे रखी होगी, ये चीज़ें सेल्स हुई, हमने परचेज़ किया, ये हमने पेमेंट आई, पैसा आया, वो हम एंट्रीज़ डालते हैं। तो एंट्रीज़ से हम क्या करेंगे, उनको अलग-अलग एंट्रीज़, अलग-अलग अकाउंट्स के अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करने के बाद लेजर्स कहते हैं उनको। उन अकाउंट्स को ट्रांसफ़र, मतलब जर्नल एंट्रीज़ एक टाइप की हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज़ से लेज़र बनाए जाते हैं एंड लेज़र्स से आप लोगों के मेंटेन किए जाएँगे क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मतलब डेबिट जो साइड हमारी मैच होनी चाहिए क्रेडिट साइड से, अगर कोई एरर होता है उसको मैच करते हैं हम। फिर आएगा हमारा ट्रायल बैलेंस से हम क्या-क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाएँगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट बनाएँगे, पी&एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये चीज़ें हम तैयार करते हैं, तो इससे हमारी कंपनी की बैलेंस शीट हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएँगे। पी&एल अकाउंट 1 साल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि 1 साल के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। ए/सी मतलब अकाउंट, अ, और पी&एल प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों का मेन ट्रेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो बिज़नेस के अंदर कितना हमने सेल किया, कितना स्टॉक मेंटेन है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। पी&एल अकाउंट के अंदर आप लोगों को कितनी बिज़नेस के अंदर 1 साल के अंदर खरीदा है, बेचा। फिर बैलेंस शीट आएगी। बिज़नेस की फाइनेंशियल पोज़ीशन, कितनी एसेट्स है बिज़नेस के अंदर, कितनी लायबिलिटीज़ है। और इनकम स्टेटमेंट कंपनीज़ के केस में बनाई जाती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपनीज़ के केस में इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग होता है। ये सेम लाइक पी&एल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती है, कंपनीज़ बनाती है, क्योंकि कंपनीज़ की बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स होती है, तो वो इनकम स्टेटमेंट बनाती है।
और बैलेंस शीट आप लोगों को बता दी। बैलेंस शीट आप लोगों को कंपनीज़ की बनानी है, तो कंपनीज़ की बैलेंस शीट अलग बनेगी, उनका फॉर्मेट अलग होता है, मतलब कि फॉर्मेट का डिफरेंस है, चीज़ें सेम रहेंगी। पी&एल अकाउंट के और इनकम स्टेटमेंट, पी&एल अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट टर्म सेम है, बट इनकम स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो कंपनी के केस में बनाई जाती है। पी&एल अकाउंट छोटी फर्म है या पार्टनरशिप, दो चार पार्टनर मिलके या मतलब ज़्यादा पार्टनर मिलके बना सकते हो, पी&एल अकाउंट बनता है। बट इनकम स्टेटमेंट कंपनीज के केस में, बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो कंपनीज के केस में बनाई जाती है, और पार्टनर्स की वो जो छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उनके अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है। बट डिफरेंस करता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग होगा। जब कंपनीज के केस में बैलेंस शीट बने, उसका फॉर्मेट अलग रहेगा, और जो पार्टनरशिप फॉर्म या सिंगल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है तो उसकी बैलेंस शीट अलग रहेगी, फॉर्मेट अलग रहेगा। बेसिकली फॉर्मेट का डिफरेंस है, चीजें सेम रहती हैं इनके अंदर। लिक्विडिटी क्या रहेगी? लिक्विडिटी मीन्स लिक्विड। जैसे कि बिजनेस को कोई भी रन करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। बिजनेस के अंदर हमें लिक्विड एसेट्स मेंटेन करनी होती है। लिक्विड एसेट मतलब कि कैश के, मतलब ऐसी चीजें जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, ऐसी चीजें जो पैसों के अंदर इजीली कन्वर्टेबल हो जाए, लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कैश है, वो हमारे पास लिक्विड नेचर का है, मतलब पैसों के अंदर इजीली कन्वर्ट हो सकता है। गोल्ड है, गोल्ड पैसा हम मार्केट के अंदर बेच के हम इज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बिज़नेस के अंदर कोई कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, जो हमें उस टाइम के अंदर पैसों की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो सकती है, अर्जेंसी हो सकती है। तो उस टाइम के अंदर हमें लिक्विड नेचर के अंदर हमें एसेट्स को मेंटेन करना होता है। कुछ एसेट्स होती है, जैसे कि मान के चलो मतलब इजीली कन्वर्टेबल टू इनटू कैश। तो जैसे कैश हो गया, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, या स्टॉक मार्केट की जो सिक्योरिटीज, उनको जिससे हम इजीली एक दो दिन में बेच के पैसा मिल जाएगा, तो ऐसी सिक्योरिटीज आएंगी। लिक्विडिटी, सोल्वेंसी मतलब मतलब कोई फॉर्म है सोल्वेंट होता है, मतलब ऐसी सिचुएशन, मतलब एक ऐसी एक सिचुएशन आनी जिसके अंदर हमारी एक पेइंग कैपेसिटी नहीं है। लोड या कोर्ट डिक्लेयर करता है कि ये पर्सन दिवालिया हो गया या सोल्वेंट हो गए, वो पर्सन की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, अ, उसके पास एसेट्स वगैरह कुछ भी नहीं देने के, वो सोल्वेंट हो गया। तो सोल्वेंसी ये होती है कि कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर करना है कि ये पर्सन दिवाली हो गई या फर्म दिवालिया हो गई, उसके एसेट्स वगैरह बेच के पैसा रिकवर कर दो, सोल्वेंसी होनी। नीलाम मतलब सोल्वेंसी मतलब उस पर्सन या उस फर्म की पेइंग कैपेसिटी अभी नहीं है, उसकी एसेट्स वगैरह बेच के पैसा रिकवर किया जाएगा। मतलब जैसे कि विजय माल्या है, उसकी पेइंग क्या, मतलब कि वो क्या कर दिया उसने, सोल्वेंट हो गया था, वो पर्सन देश छोड़ के भाग गया, तो ऐसी चीजें होनी। तो सोल्वेंसी वर्ड यूज करेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट के अंदर रिलेशनशिप। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो नॉर्मली जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंदर हमारा डील करेगा स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल से रिलेटेड, हमने फिनिश गुड से रिलेटेड, वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड, हमने कितना मतलब स्टॉक खरीदा, कितना इन्वेंटरी बेचा, तो उससे रिलेटेड हमें कितना प्रॉफिट हुआ, वो डील करेगा ट्रेडिंग अकाउंट, जो मेन हमारा बिजनेस एक्टिविटी गुड्स का। पी&एल अकाउंट के अंदर पी&एल अकाउंट डील करेगा हमारे बिजनेस के अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए इनडायरेक्टली, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट हो गया, हमने रेंट पे बिल्डिंग ले रखी थी, हमारे एसी का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हो गए, हमारे एक्सट्रैक्स चार्जेज हो गए, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, जो रेगुलर हम पे करते रहते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो रेगुलर नेचर के हैं, और हम पी&एल अकाउंट के अंदर वो नोट करते हैं, जो इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करते हैं। बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स है लंबे टाइम के लिए, करंट एसेट्स है लंबे टाइम के लिए हो, फिक्स एसेट्स हो, हम रिकॉर्ड करते हैं, और लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल भी रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आएगा, आप लोगों को कैपिटल आएगा, लाइबिलिटीज आएंगी, और आप लोगों के एसेट्स आएंगे बिजनेस के अंदर। ये आप लोगों को चीजें डिस्कस होगी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर विच इज द रिकरिंग नेचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर बार बार हो रहा है, रेगुलर नेचर का, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मली हमारे एक साल के अंदर बहुत ज्यादा बार एक्सपेंडिचर हो रहा है, और इसके अंदर थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब बात हो कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार हो रहा है, कैपिटल सॉरी एक बार हो रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है,
पैसा खर्च हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर लाखों करोड़ों रुपए बन लगते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। फर्नीचर बिजनेस के अंदर हम यूज कर रहे हैं, वो एक बार यूज करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा, तो ऐसी एक्सपेंडिचर जिससे हमारे बिजनेस के अंदर एसेट क्रिएट होंगी, मतलब एसेट हमने कुछ खरीदी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और वो लंबे टाइम के लिए बिजनेस के अंदर यूज होगा। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के चलो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, वो रॉ मटेरियल हम उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे, वो ओनली एक टर्म के लिए एक साल के अंदर हम बार बार खरीदते रहते हैं, बार बार सेल करते रहते हैं, तो हमारा रिकरिंग बार बार नेचर का है। तो आर से याद कर रख सकते हो, रेवेन्यू जो रिकरिंग नेचर का, और कैपिटल जो एक बार होता है, मतलब बार बार खर्चा नहीं होता, एक बार 4-5 साल में, 2-3 साल बाद में, मतलब टाइम, मतलब कि मोर देन 1 ईयर जो हम यूज करेंगे एसेट्स, उसके पैसा मतलब पैसा लार्ज रहेगा, और कैपिटल में मतलब बार बार चीजें उसको उसके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गए, बिजनेस के अंदर बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसे एसेट्स एसेट्स जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं बिजनेस को। फिर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू होगा जो हमने सेल्स करके जो भी हमारी इनकम जनरेट हुई, रेवेन्यू होगा। एंड जो भी हम गुड्स सेल करते हैं उसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। इनकम के अंदर काफ़ी चीज़ें हो सकती है। इनकम जैसे कि मान के चलो हमने कोई भी फ़ायदा होता है, इनकम के अलावा हमने सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया, उससे फ़ायदा हुआ। हमने डिस्काउंट मिल गया, उससे हमें फ़ायदा हुआ, तो वो हमारी इनकम, मतलब जो भी चीज़ें सेल्स से डील करेंगी वो हमारा रेवेन्यू है। सेल्स करके हमें जो भी पैसा आया वो रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा, और सेल्स के अलावा अदर चीज़ें जिससे हमें फ़ायदा हो उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा। फिर आता है सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरी क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरी मतलब मतलब एक सिंगल पर्सन बिजनेस को रन कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। कि मान के चलो मैं हूँ अकेला, बिजनेस को रन कर रहा हूँ, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप है मेरा बिजनेस, मैं अकेला रन कर रहा हूँ। फिर आता है पार्टनरशिप, 2 पर्सन मिलके, 4 पर्सन मिलके, और 4 से भी ज्यादा, मैक्सिमम 50 और मिनिमम तो 2 से लेके मैक्सिमम 50 पर्सन, अकॉर्डिंग टू द लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो ये कहता है कि बिजनेस में अगर 2 से लेके 50 लोग हैं, अगर बिजनेस को रन कर रहे हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं 2 से 50 के बीच में, वो अगर रन कर पार्टनरशिप फॉर्म है। एंड प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसके अंदर कुछ लिमिटेड लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो प्राइवेट कंपनी होगी। एंड पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जिसके अंदर लोगों का पैसा, बहुत ज़्यादा लोगों, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो उसको पब्लिक कंपनी होगी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनीज़ कैसे अलग है। एंड स्टेट लाइन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब काम आएंगे। सब्सिडरी बुक्स, तो बेसिक सब्सिडरी बुक्स जैसे कि मान के चलो हम जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिए, उससे हम अलग अलग जब सब्सिडरीज बुक्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। फिर आती है कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कैश से जितने भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है वो रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसके अंदर 2 कॉलम्स आते हैं, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। और कैश बुक के अंदर हमारे पास के बिजनेस से कितना कैश गया, कितना कैश आया, कितना बैंक में बैलेंस आया, पैसा गया, कितना आया गया, तो ये इनफ्लो आउटफ्लो कैश का या बैंक में वो रिकॉर्ड करते हैं। और फिर आता है डिविडेंड, में आप लोगों को बता दिया, जो हम शेयर होल्डर्स, जो पैसा बिजनेस के अंदर ओनर, जो मालिक होते हैं, उनको पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम बदले में डिविडेंड पे करते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई पर्सन शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स हमें डिस्कस करेंगे, तो उनको बदले में हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। फिर आता है रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। रिजर्व एंड रिटेन्ड अर्निंग आर द अर्निंग्स, लाइक रिटेन्ड अर्निंग अलग टर्म है। रिटेन्ड अर्निंग जो पैसा मान के चलो हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब सारी एंट्रीज, मतलब एडजस्टमेंट कर ली कि जिनको पेमेंट करनी, सारी पेमेंट करने के बाद में जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है,
वो हम पे कर सकते हैं डिविडेंड, मतलब कि शेयर होल्डर्स को भी पे कर सकते हैं या बिजनेस के अंदर रिटेन करना रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। मतलब पैसा जो शेयर होल्डर्स को पे करने की बजाय, जो प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स को पैसे पेमेंट करने की बजाय हम बिजनेस के अंदर होल्ड कर रिटेन अर्निंग। रिजर्व वो होंगे जो बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट हुआ, वो क्या मतलब प्रॉफिट किस टाइप का भी हो सकता है, वो प्रॉफिट हम बिजनेस के अंदर एज ए रिजर्व, क्योंकि हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, वो हम रिज़र्व मेंटेन करते हैं, तो वो हमारे एक रिज़र्व ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ आज बेसिक टर्म्स थी। आज जो हमने डिस्कस की है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। इस मतलब आगे आने वाले ट्रांस में मतलब कि जितनी भी हम क्लासेज हम डिस्कस करेंगे, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, एंड पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट्स के अलग-अलग टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और फिर हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और एक और अकाउंट होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, हमारे डिस्कस करेंगे। एंड फिर जनरल एंट्रीज क्या होता है, जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक रूल्स डिस्कस करने के बाद में कैसे पास करनी होती है, कैसे अकाउंट्स बनाने होते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन मेंटेन करनी होती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कैसे आप लोगों को बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेड अकाउंट बनाना है। तो डेफ़िनेटली आप लोग मेरे से क्लासेस लोगे तो प्रेज़ेंटेशन आपको अच्छी बना दूँगा, और कैसे प्रेज़ेंट करना क्वेश्चन सारी चीज़ें बेसिक्स हम बताएँगे। अगर फिर भी आपको लोगों को डाउट रहता है, तो डेफ़िनेटली यू कैन कमेंट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।